नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूँ। नमस्कार सोनू जी, नमस्ते। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्ते, राम राम। हम पढ़ रहे हैं भारत की भूगोल और हमारा आज का टॉपिक, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, भारत में परिवहन। मेनली हम सड़क परिवहन की बात आज करने वाले हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन की। तो आप जल्दी से लाइव जुड़े हैं और आज की क्लास को पढ़ें, समझें, जानें। हाँ भाई, सतपाल राम राम, नमस्ते। निकिता नमस्ते। ओके ओके भाई, ओके। सुमन नमस्ते। सतपाल, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप बताओ कैसे हो? थोड़ा नीचे कर दो। हाँ हाँ भाई सतपाल, करें शुरू क्लास। ओके, हम बात करेंगे परिवहन की। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि परिवहन क्या है। तो भूगोल के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, मानव के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, तो परिवहन एक प्रमुख तृतीयक व्यवसाय है। प्रमुख तृतीयक व्यवसाय है। मतलब परिवहन जो है वो तृतीयक व्यवसाय है। जैसे कृषि प्राथमिक व्यवसाय होता है, उद्योग द्वितीयक व्यवसाय होते हैं, ऐसे आपका परिवहन तृतीयक व्यवसाय है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात हमारी आती है कि परिवहन का मतलब क्या होता है। व्यक्ति एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना व ले जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना व ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिजिकली जो मूवमेंट है वो आपका परिवहन है। आपने टेलीफोन पे किससे बात की तो वो कम्युनिकेशन है, संचार है, ये आपका परिवहन है। अब आपको पता होगा परिवहन के जो साधन होते हैं उनको हम मुख्य तौर पे आजकल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है स्थल परिवहन। दूसरा आपका जैसे जल परिवहन होता है। और तीसरा आपका सड़क परिवहन होता है। और चौथा जो आपका होता है उसको पाइपलाइन कहते हैं। पाइपलाइन, जो कि परिवहन का आजकल का पॉपुलर माध्यम है। लिक्विड फॉर्म के लिए सबसे बेटर भी है पाइपलाइन। ओके, अब सड़क परिवहन और रेल परिवहन, ये आपके स्थल परिवहन के सड़क व रेल, ये आपके स्थल परिवहन के स्रोत हैं। जल परिवहन को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। आंतरिक जल परिवहन और एक आपका समुद्री जल परिवहन। अरे ये मैंने क्या लिख दिया, वायु परिवहन लिखना था, लिख दिया सड़क परिवहन। हाँ, यहां आपके क्या आने वाला है? वायु परिवहन। वायु में भी वैसे तो आप 2 प्रकार से इनको डिवाइड कर सकते हो। एक आपकी आंतरिक या राष्ट्रीय सेवाएं, और एक आपकी अंतरराष्ट्रीय सेवाएं। इसके अलावा इसको आप हेलीकॉप्टर और वायुयान सेवा में भी डिवाइड कर सकते हो। अब इसमें से जो सबसे मोटा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो क्या आता है, उनको समझे। एक तो सड़क परिवहन की एक खास बात आती है कि छोटी दूरी के लिए सबसे
सबसे उपयुक्त, छोटी दूरी के लिए सबसे उपयुक्त है ये। और एक इसकी खास बात ये कि डोर टू डोर जाता है, डोर टू डोर। और एक इसकी खास बात ये कि आधारभूत साधन है, आधारभूत साधन। यदि आपका यदि आपका सड़क नहीं होगी तो आप समझ सकते हो आप रेलवे स्टेशन नहीं जा पाओगे, आप एयरपोर्ट नहीं जा पाओगे, आप और कहीं नहीं जा पाओगे। डोर टू डोर आपको परिवहन की सुविधा यही दिलाता है, छोटी दूरी के लिए यही है। रेल परिवहन जो होता है वो लंबी दूरी के लिए उचित है, लंबी दूरी के लिए सबसे परफेक्ट यही होता है। जल परिवहन में आपको याद रखना है सबसे सस्ता, सबसे सस्ता परिवहन का कोई साधन है तो वो जल परिवहन है। और ये भारी वस्तु और सस्ती वस्तुओं के लिए परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त है। जैसे लकड़ी के लट्ठों का परिवहन, लो एस का परिवहन, या आपके सीमेंट का परिवहन, उसके लिए सबसे सही रहता है। हाँ रितु नमस्ते भाई। हाँ ओके, अगली बात पे चले तो समुद्री जल परिवहन में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, समुद्री जल परिवहन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सफल बनाया है। यदि समुद्री जल परिवहन नहीं होता तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। आज भारत अमेरिका को कोई भी वस्तु बेच के ही नहीं आ पाता, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख आधार समुद्री परिवहन होता है। वायु परिवहन में आपको याद रखना है ये सबसे तीव्र साधन होता है, सबसे तीव्र। और वन, दलदल, ऊंचे पहाड़, बाढ़ में एकमात्र साधन, बिल्कुल एकमात्र यही होता है। और एक ये इसकी खास बात ये भी है कि सबसे महंगा और जल्दी खराब होने वाली वस्तु, और जल्दी खराब होने वाली कोई महंगी वस्तु है तो उसका परिवहन आप वायु परिवहन से ही करोगे। पाइपलाइन ये तरल पदार्थों के परिवहन के लिए, तरल व गैसीय पदार्थों के कंटिन्यूअस सप्लाई, कंटिन्यूअस मतलब लगातार आपको चीज मिलती रहे, उसके लिए आपकी पाइपलाइन परिवहन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट है। ये बात यहां तक कि आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई, जल्दी से आप मुझे बताएं। फिर से इनकी सबकी एक एक की बात हम करते चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हम चले पहले सड़क परिवहन दोबारा से लिख देता हूं आपको जो बातें मैंने लिखी थी। 3 बातें जो सबसे ज्यादा याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है सड़क परिवहन में क्या, यह छोटी दूरी के लिए सबसे उपयुक्त व सबसे सस्ता, छोटी दूरी के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे सस्ता होता है। परिवहन का आधारभूत साधन इसलिए है कि आपको रेल में जाना है तो रेलवे स्टेशन तक आपको यही लेके जाएगा, आपको एरोप्लेन में जाना है तो आपको यही उपलब्ध कराएगा। हाँ इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सड़क परिवहन आपको डोर टू डोर फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। आपके घर से जिसके घर आपको जाना है वहां तक आपको सड़क परिवहन ही लेके जाएगा, बाकी कुछ नहीं लेके जा सकता। तो ये सब चीजें आपकी सड़क परिवहन की, डोर टू डोर, छोटी दूरी के लिए सबसे उपयुक्त और आधारभूत साधन। अब ऐसे बातें चाहे आपको कितनी बता दो, लेकिन काम की बातें जितनी है उतनी पॉइंट टू पॉइंट हम बातें करेंगे। आपको कोई इसमें बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको बहुत ज्यादा करना है वो HCS वाले बैच में ज्वाइन करेगा तो वहां और ज्यादा पढ़ा देंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। ओके ओके चलो चलते हैं। हाँ एक ये क्या करता है, द्वार से द्वार तक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाता है, डोर टू डोर फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। ओके इसके बाद आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। 1943 के नागपुर प्लान के अनुसार सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया। 1943 के नागपुर प्लान के तहत, नागपुर प्लान के तहत सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया, वर्गों में बांटा गया। हाँ, सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया नागपुर प्लान के तहत। अभी आपको इसकी ये भी बता देता हूं कौन कौन सी थी। एक थी आपके राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग को आप कहते क्या हो, इसको आप कहते हो NH, नेशनल हाईवे। दूसरा आपके राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग जिसको आप SH कहते हो, स्टेट हाईवे। तीसरी आपकी थी जिला सड़कें, जिला सड़कें DR, डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड थी। और चौथी आपकी इस प्लान में थी ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें यानी कि VR, विलेज रोड, विलेज रोड। ये आपके 4 प्रकार की सड़कें थी। अच्छा, एक थोड़ा सा मोटा मोटा आपको ये भी ध्यान रख लेना है, हाँ, कुल सड़कों का भाग, कुल सड़कों का भाग मतलब ये आपके NH कितने होते हैं, कुल सड़कों के लगभग 2% होते हैं, 2%। अभी आजकल तो बढ़ गए, लेकिन कुल सड़कें ही बढ़ जाती हैं तो ज्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ पाता है, 2% ही बढ़े। और सबसे ज्यादा आपकी होती है विलेज सड़कें। आप अपने जिले में एनालिसिस करिए कि गांव की सड़कें तो हर गांव को जा रही हैं कितनी है, और नेशनल हाईवे आपके 1-2 मिलेगा, 1-2 नेशनल हाईवे आपके निकलते हुए मिलेंगे। तो नेशनल हाईवे कम होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है और ये 14 होता है। तो 4 और 14 18 और 2 20 और 80% ग्रामीण सड़कें होती हैं। आपसे पूछ लिया जाए भारत में सबसे ज्यादा लंबाई कौन सी सड़कों की, तो ग्रामीण सड़कों की, और सबसे कम किसकी है, नेशनल हाईवे की। ये 2 ही सवाल पूछने, दोनों अभी भी यही है, चाहे डाटा बदले। अच्छा, एक बात और, मैंने कभी भी जो करंट के डाटा उनको किसी को नहीं उठाया, उसके पीछे रीजन यही था कि जो चीजें बदलने वाली उसको हमने सबने छोड़ते चले हम, और उसको सबको लास्ट में हम जब भी चेंजमेंट का समय आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको करवा देंगे। हाँ, तो ये आपकी कुल सड़कों का भाग है। अब इनका एक सवाल और बनता है, वो बनता है माइलस्टोन। माइलस्टोन आपने देखा होगा ना, सड़क के किनारे, रोड के किनारे लगा होता है, दिल्ली इतने किलोमीटर, चंडीगढ़ इतने किलोमीटर, हिसार इतने किलोमीटर। तो उसमें एक सवाल पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है बताएगा, कि नेशनल हाईवे का माइलस्टोन कैसा होता है। सबको पता होता है सर, पीला होता है, हाँ पीला होता है भी, ऐसे आपके ये होता है, और इसके यहाँ आपको पीला कलर मिलेगा, यहाँ पीला कलर मिलेगा, ये तो पूरा सफेद होता है, ये पूरा सफेद होता है। इसके ऊपर आपको ऐसे मिलेगी दिल्ली 206 किलोमीटर, ऐसे आपको मिल जाएगी, लेकिन ऊपर आपको पीला कलर मिलेगा। यहां आप देख रहे हो तो आपको पीला कलर मिलेगा, ये वाला जो भाग है इसमें आपको पीला कलर मिलेगा, ये आपको ऐसे मिलने वाला है। तो ये कई बार सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि आप ये बताओ, क्या बताओ, कि नेशनल हाईवे का माइलस्टोन कैसा होता है, तो पीला होता है, और स्टेट हाईवे का हरा होता है, ग्रीन, ग्रीन कलर वाला होता है। और ग्रामीण सड़कें होती हैं लाल, लाल लाल होती हैं, और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट रोड होती है उनके ऊपर आप देखना काला माइलस्टोन होता है, काला। ये बड़े काम के सवाल हैं, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। हाँ बिल्कुल रितु गोदारा। अब आप चलो, इसके बाद हम बात करेंगे निर्माण की, कि इनका निर्माण कौन करेगा। अच्छा, नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए एक स्पेशल अथॉरिटी आजकल बना दी है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको पता भी होगा पिछले H स्टेट में ये सवाल पूछा गया था, NHAI का गठन कब हुआ, 1995 में, 1995 में इसका गठन हुआ। इसका स्टेट हाईवे का निर्माण कौन करता है, PWD, है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका निर्माण करता है। और इसकी जिला सड़कें जो बनाई जाती हैं वो जिला परिषद द्वारा बनाई जाती हैं, जिला परिषद द्वारा।
जिला परिषद इनकी निर्माण करती है। चलो आप बताओ ग्रामीण सड़कों को कौन बनाता है, या मैं ही बता दूं, प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा, PMSY, प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा आपकी कौन सी सड़कें बनती, ग्रामीण सड़कें बनती है। ग्रामीण सड़कें बनती है। नहीं बेटा, ये आपने ऋतु गलत लिख दिया। CPWD तो वो होती है ना, वो तो NHAI बनाने लग गई आजकल, वो नेशनल हाईवे का मामला था। अब यहाँ पे आप केवल PWD लिख सकते हो, और उसमें भी आपको चाहो तो आप S लगा सकते हो, ये आपने बिल्कुल सही लगाया है। स्टेट, राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसके आगे आपका S भी लग सकता है। स्टेट, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका निर्माण करता है। हाँ, ये पहले यहाँ CPWD होता था, लेकिन आजकल NHAI बना दिया, इसका अलग डिपार्टमेंट हो गया, और NHAI इसका निर्माण करता है। हाँ बना, बिल्कुल सही बात है, 1988 में बना था, लेकिन 1995 में काम करना शुरू किया, और इसलिए यह हमेशा सवाल का उत्तर 1995 ही आएगा। वो NHAI का गठन कब हुआ, 1995 में, ये बात आपको बतानी है। बिल्कुल आपकी नॉलेज करेक्ट है, ओके है, आप NCERT को फॉलो करते हो, इसलिए आपको सब कुछ नॉलेज है। ओके, इतनी बातें जब भी आपकी क्लियर हो जाए तो आप मुझे कमेंट करें, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी से आप कमेंट करके बता दें। इसके बाद हमारी जो सड़कें होती है, वैसे यहाँ अन्य जिला सड़कें भी हो जाती हैं, ODR भी हो जाती हैं, ODR अन्य जिला सड़कें। हाँ एक ही था, ओके बेटा, चलो चलते। आप एक बार मैं जितनी पढ़ा रहा हूँ उन सब बातों को एक बार एनालिसिस करें, फिर आपको लगे सर ये बात और पढ़ानी तो आप बता देना, वो और पढ़ा देंगे। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अगली बात पे चले, सीमांत सड़कें, सीमांत सड़कें, सीमांत सड़कें, बॉर्डर रोड्स जिनको बोलते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर रोड्स, हाँ बॉर्डर रोड्स, BR रोड्स, बॉर्डर रोड्स। बेटा ये अलग अलग जगह अलग अलग होता है ना, इसलिए इसका ये सवाल नहीं बनता कुलदीप कि PWD तो हल अलग अलग स्टेट की अलग अलग होगी, हरियाणा की अलग होगी, राजस्थान की अलग होगी, मध्य प्रदेश की PWD अलग होगी, सब अलग अलग होती, इसीलिए हमने ऐसा नहीं लिखवाया। हाँ, सीमांत सड़कें क्या होती है, एक तो इसका बहुत बार आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, BRO, BRO ये सड़कें बनाता है, सीमांत सड़कें, BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन, ये बहुत बार आया भी। BRO का गठन जो आपका हुआ था वो 1960 में, 60 में हुआ, 1960 में हुआ, और इसका निर्माण जो किया गया था वो सबसे पहले इसलिए किया गया था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं और सीमावर्ती भाग हैं, उन भागों में सड़क बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। याद रखना, यह मुख्यतः, यह मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा सीमावर्ती भागों में, सीमावर्ती भागों में सड़क बनाने का काम करता है, सड़क बनाने का काम करता है, सड़क बनाने का काम करता है उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, और सीमावर्ती भागों में सड़क बनाने का काम करता है। बिल्कुल सही बात है। यह एक, यह एक अग्रणी, अग्रणी का मतलब प्रोग्रेसिव, आगे वाला अग्रणी, और बहुमुखी,
बहुमुखी निर्माण अभिकरण है, बहुमुखी निर्माण अभिकरण है। मतलब ये बहुत एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया में, बहुत एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है ये। हाँ, एक बात और याद रखना, पीआरओ, पीआरओ ऊंचे पर्वतीय भागों में, ऊंचे पर्वतीय भागों में बर्फ हटाने का काम भी करता है, बर्फ हटाने का काम भी करता है, बर्फ हटाने का काम भी करता है। जो रोड पे शीतकाल में बर्फ पड़ती है उसको बर्फ हटाने का काम भी करता है। हाँ रेखा बेटा नमस्ते। ठीक है जी, अगली बात पे चलें। यह अति ऊंचाई वाली सड़कें, अति ऊंचाई वाली सड़कें या एनएच, एनएच कह सकते हो आप, अति ऊंचाई वाले एनएच, जैसे चंडीगढ़ मनाली, जैसे चंडीगढ़ मनाली, चंडीगढ़ मनाली वाला एनएच जो है वो बीआरओ ने बनाया है, न कि एनएचएआई ने। और तथा लेह को जोड़ने वाली सड़कें, तथा लेह को जोड़ने वाली सड़कें, लेह को जोड़ने वाली सड़कें बीआरओ ने बनाई, बीआरओ ने बनाई, जिनकी ऊंचाई, जिनकी ऊंचाई आपको ध्यान रखना है, जिनकी ऊंचाई 4000 मीटर से ज्यादा है। आप ये भी कह सकते हो 4270 मीटर। हाँ एग्जैक्ट बात करें तो 4270 मीटर की ऊंचाई पे हमारे यहाँ सड़क बनी हुई है, एनएचए नेशनल हाईवे बना हुआ है। तो ये सब काम एनएच करता है, बीआरओ करता है। हाँ मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आया है अभी तक, एक तो ये वाला है कि बीआरओ का गठन कब हुआ, 1960 में। एक ये वाला है कि उत्तर पूर्वी भारत में सड़कों के निर्माण का कार्य सर्वाधिक किसके द्वारा किया गया, तो बीआरओ के द्वारा किया गया। बाकी सब बातें तो मैंने आपको ऐसे फॉर्मली बताई है। हाँ बिल्कुल माही, ऐसा हो सकता है भाई, किसी का अंकल चाचा पापा भाई तो है ही इंजीनियर, ये बहुत अच्छी बात है, आपके चाचा जो है वो बीआरओ में इंजीनियर है। तो ओके, ये बातें क्लियर है। अब हम इसके बाद जो पहले चर्चा करेंगे, जो वो उन उन इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी अटल टनल, अटल टनल। अब आजकल सबसे ज्यादा चर्चा अटल टनल की चल रही है, अटल टनल। सबसे पहली बात बताओ एग्जाम में आने वाली क्या हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि ये कौन सी श्रेणी में, कहां पे है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर में है और 3000 मीटर की ऊंचाई में है। तो यह पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में 3000 मीटर की ऊंचाई पर, यह पीर पंजाल श्रेणी में 3000 मीटर की ऊंचाई पर J&K में स्थित, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगली बात ध्यान से सुनना, यह NH टनल है, मतलब इससे होकर नेशनल हाईवे गुजरता है, नेशनल हाईवे, इससे होकर कौन गुजरता है, नेशनल हाईवे। और इसका निर्माण किसने किया है, आप बताओ कौन करेगा, चलो आप बताओ पहले। लंबाई 9.02 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, और विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी
राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की सबसे लंबी सुरंग है विश्व की, अकेले भारत की नहीं, विश्व की सबसे लंबी है। और किसको जोड़ेगी ये भी बता देता हूं, तो ये मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ेगी। मनाली, मनाली टू लाहौल स्पीति। मैंने गलत तो नहीं बता दी भाई ये बात? हाँ, मनाली ठीक है, लाहौल स्पीति ये भी ठीक होनी चाहिए। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ेगी। नहीं बेटा, एनएचएआई नहीं करेगा, पीआरओ करेगा, पीआरओ दोबारा। अभी बताया था ऊंचे क्षेत्रों में निर्माण कार्य बीआरओ करेगा। चलें अगली बात पे। ये सब क्लियर है तो आप तुरंत मुझे कमेंट करें। कमेंट बहुत ढीले करते हो, तब तक वेट करना पड़ता है। अटल टनल पीर पंजाल श्रेणी में 3000 मीटर की ऊंचाई पे जम्मू कश्मीर में है। हाँ, चलते हैं अगली बात पे। और अब हम बात करेंगे एक्सप्रेस वे क्या होता है। एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे एक्सप्रेस वे क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जिन भी एनएच पे, जिन भी एनएच पे ट्रैफिक ज्यादा होता है उनको 6 और 8 लेन के बनाने लग गए। पहले 4 और 8, 4 और 6 लेन के बनते थे, आजकल 6 और 8 लेन के बन गए, जिनको एक्सप्रेस वे कहते हैं। हाँ, जिन एनएच पर, एनएच पर ट्रैफिक ज्यादा होता है उन्हें 6 और 8 लेन में बदला जा रहा है। 6 और 8 लेन में बदला जा रहा है, जिन्हें एक्सप्रेस वे कहते हैं। एक्सप्रेस वे कहते हैं। एक फर्क और होता है इनमें, इनमें एक फर्क और होता है, ये कहीं भी रोड को रोड से क्रॉस नहीं करेंगे, फ्लाई ओवर करेंगे। फ्लाई ओवर करेंगे मतलब ध्यान रखना, इन पर, इन पर फ्लाई ओवर, फ्लाई ओवर ब्रिज बने होते हैं, बने होते हैं ताकि निर्बाध परिवहन हो सके, परिवहन हो सके। कहने का मतलब ये कि आपको रुकना कहीं नहीं पड़ेगा, कहीं भी कोई भी किधर से रोड आ रहा है, किधर से कुछ भी आ रहा है, सब रेल का लाइन आ रही है, कुछ भी आए रोकना नहीं पड़ेगा, तभी तो इसका नाम एक्सप्रेस वे है। हाँ, एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे आपके, मैं बता देता हूं, यमुना एक्सप्रेस वे और एक आपका गंगा एक्सप्रेस वे। यमुना और गंगा एक्सप्रेस वे। आपको बताइए यमुना कहां से कहां जाता है, बताओ, आप बताओ जल्दी से। ये सही बात है रितु। 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट लिखते हैं कि हाँ सर हो गया, ओके है। और थोड़ा मोबाइल से आप यदि पढ़ना चाह रहे हो ऑनलाइन, तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना भी जरूरी है, नहीं तो मोबाइल स्क्रीन से तो नींद आनी
जरूरी है आपको बताए, अनकॉन्शियस हो जाओगे। तो थोड़ी बहुत वार्तालाप करते रहोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, इसलिए आप लिखते रहा करो कोई कमेंट वमेंट। यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस पे आपका 165.5 किलोमीटर है। ये पेपर में नहीं आएगा कितना है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। गंगा एक्सप्रेस वे कितना है, 594 किलोमीटर। ये तो मैं आपके इस वेट में बता रहा हूँ कि आप तब तक कमेंट लिख दो कि यमुना एक्सप्रेस वे कहां से कहां जाएगा। यमुना, यमुना नोएडा से आगरा, नोएडा से आगरा, समझ में आई बात। आगरा तक यमुना जाती है, दिल्ली नोएडा से जाती है तो नोएडा से आगरा। और गंगा एक्सप्रेस वे आपका जो है वो मेरठ से प्रयागराज जाता है, मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज। आप याद कर लेना बस थोड़ा सा, और कोई ज्यादा बात है नहीं। हाँ, इतनी बातें क्लियर हो गई। एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे का मतलब होता है ज्यादा चौड़े रोड जहां फ्लाईओवर वगैरह हो और आपको स्पीड स्लो डाउन नहीं करनी पड़े, वो सब एक्सप्रेस वे होते हैं। हाँ, अगली बात पे मैं चलता हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। पहली बात तो ये इनका निर्माण, इनका निर्माण व रख रखाव, निर्माण में रख रखाव केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। इनका निर्माण व रख रखाव केंद्र सरकार करती है, बिल्कुल राइट बात है। NHAI, NHAI का गठन आपको 1995 में, मतलब आपको गठन तो 1988 में ही करना होगा अभी, क्योंकि गठन लिख दिया ना हमने। 1988 में कार्य प्रारंभ, प्रारंभ 1995 में, 1995 1 अप्रैल 1995 से NHAI ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। जामनगर टू अमृतसर, बिल्कुल सही बात है। जामनगर से अमृतसर एक्सप्रेस वे बन रहा है, बिल्कुल बिश्नोई जी आपने एकदम सही बात बताई है, संदीप बिश्नोई ने ये बिल्कुल सही बात बताई है। इसमें हम लिख भी सकते हैं, एक और एक्सप्रेस वे लिख सकते हैं, जामनगर, जामनगर टू अमृतसर एक्सप्रेस वे। अभी तो मुझे पता नहीं, थोड़े दिन पहले मैं एक बार जब वहां गंगानगर गया था तब शायद इसका निर्माण कार्य चल रहा था, कंप्लीट होने के कगार पे नहीं है, तो निर्माण कार्य जरूर चल रहा है। ज्यादा मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि वो रात की बात थी, ज्यादा दिख नहीं पाया था। हाँ, ओके। अब आप याद रखेंगे कुल सड़कों में NH की लंबाई, NH की लंबाई, वैसे आजकल हमारे NH की लंबाई खूब बढ़ी है, 2014 और 24 की तुलना करें तो 10 साल में खूब अच्छी खासी बढ़ी है। नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। शायद मेरी नजरों में मोदी सरकार के सबसे अच्छे मंत्री कहे जा सकते हैं जिन्होंने धरातल पे काम किया है। हो सकता है सबने किया होगा, सबके अपने अपने नजरिया होते हैं, लेकिन मेरा नजरिया ये है कि गडकरी साहब ने अच्छा काम किया है। हाँ, उसके बाद आपको याद रखना है कुल सड़कों के परिवहन में NH का योगदान, NH का योगदान 40%। अच्छा, लंबाई टोटल सड़कों की NH की 2% ही है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं वो 40% करते हैं। वो तो आपने देखा है NH पे तो भी बिल्कुल, आप देखते हो गाड़ी के गाड़ी, ट्रक के ट्रक एकदम एक साथ साथ चलते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। हाँ,
तो आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब हम दो कॉरिडोर की बात करेंगे, दो कॉरिडोर की बात करेंगे। तो मैं अगले पेज पे ही चल पड़ता हूं। हाँ, पहला हम कॉरिडोर करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो एक तो इसमें यह सवाल पूछ लिया जाता है कि किन शहरों को आपस में जोड़ने का इस परियोजना में काम होना है। तो आपको याद रखना है, यहां सबसे पहले आपका दिल्ली है, दिल्ली, और आपको पता होगा इधर आपका चेन्नई है, थोड़ा सा टेढ़ा है चेन्नई, चेन्नई, इधर आपका मुंबई, और यहां आपका कलकत्ता, कलकत्ता। इन चारों शहरों को जोड़ना है, मतलब दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कलकत्ता से, और कलकत्ता को दिल्ली से। अच्छा, आपको याद रखना है दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा जाएगा ये, यहां NH44 होता है, दिल्ली से आगरा तक NH44 होता है, उससे आगे NH19 हो जाता है, इससे आगे NH19 होता है, आगरा तक तो हमारे NH44 होता है, याद रखना। फिर आगरा, आगरा से कानपुर, आगरा से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी। वैसे कोई जरूरी नहीं है आप ये सब याद रखो, मैं तो ऐसे फॉर्मली बता रहा हूं। वाराणसी, वाराणसी से दुर्गापुर, दुर्गापुर जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित पश्चिम बंगाल कलकत्ता का औद्योगिक नगर है दुर्गापुर, वहां चला जाएगा। ये वाला होता है NH16, NH16। और इसमें आप केवल एक याद रख लो, विशाखापट्टनम। तो आपके एक बात क्लियर हो जाएगी, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के समानांतर चल के आएगा और चेन्नई आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका NH48 होता है, NH48, और ये वाला भी NH48 होता है। ये हमने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ये मतलब उत्तर से दक्षिणी रहता है, लगभग लगभग थोड़ा टेढ़ा रहता है। इधर आप आओगे तो आपका जयपुर आ जाएगा, जयपुर, जयपुर से अजमेर आ जाएगा, अजमेर से आपका उदयपुर आ जाएगा, उदयपुर, और आप उदयपुर से आगे की बात करो तो अहमदाबाद आ जाएगा, अहमदाबाद, और अहमदाबाद के आगे सूरत आ जाएगा, और सूरत से आप चले जाओगे मुंबई, और मुंबई से आप ठाणे, सबसे पहले तो ठाणे जाना पड़ेगा आपको, ठाणे, ठाणे से आपको जाना पड़ेगा कोल्हापुर, ठाणे कोल्हापुर, कोल्हापुर मुंबई के पास ही होता है। फिर चित्तौड़गढ़, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग, और फिर एक कर्नाटका में हुबली, हुबली, उगली नहीं हुबली, हुबैली, हुबली, हुबली, और फिर हम सीधा पहुंच जाएंगे बैंगलोर, बैंगलोर पहुंचेंगे भी पहले, फिर चेन्नई पहुंचेंगे। हाँ, बैंगलोर, बैंगलोर, और बैंगलोर से चेन्नई। ये आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। हाँ, अभी हम बात करेंगे कि इसकी योजना कब बनाई। योजना 1995 में बनी, 1995 में ये इसकी योजना बनके तैयार हो गई थी कि ये बनेगा, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। काम शुरू हुआ 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी द्वारा प्रारंभ। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं होते तो गांव में सड़कें ही नहीं होती। गांव की सभी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से शुरू हुई, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो शुरू की वो अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की। हाँ, हुबली कर्नाटक में, हुगली पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही बात है। और ये कितने नग, ये आपको याद रखनी है 5846, ये याद रख लेना 5846, 5846 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है, लंबी सड़क परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई,
चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, वाप नहीं सॉरी भाई, दिल्ली। चेन्नई कलकत्ता के आगे दिल्ली। याद रखना दिल्ली 2 बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बीच में खाली रह जाएगा। 2 बार लिखना पड़ेगा, कभी कभी पेपर में आया था शायद, एक बार मैंने देखा था। वो जोड़ रही है। आजकल तो ये परियोजना कंप्लीट है तो जोड़ रही है, सीधी सी बात है। इसमें 6 से 8 लेन, 8 लेन बनी है। पहले 4 से 6 बनी थी, अब 6 से 8 बननी शुरू हो गई। हाँ, मुंबई से चेन्नई वाला ये 48, सही बात है, अभी थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ। आप कमेंट करोगे तो बेटा मैं देख लूंगा। अब थोड़ा कई बार क्या होता है, सही चल नहीं पाता पेन। ये अनाज 48, ये भी 48 है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण है। यहाँ आगरा तक 44 है, उसके आगे 19 है। ये इतना इतना 44 है, उससे आगे का 19 है। यही तो काम का सवाल है इसमें, और क्या काम का है इसमें। 48 है। अगली बात पे चले। इसके निर्माण से, इसके निर्माण से महानगरों के बीच, महानगरों के बीच समय दूरी, समय दूरी व लागत दूरी, व लागत दूरी घटी है। मतलब इसमें समय भी बचा है और लागत भी बची है, दोनों चीजें कम आ गई। समय दूरी व यातायात लागत, यातायात लागत करते तो ठीक रहता है ना। हाँ, यातायात लागत, यातायात लागत घटी है, सही बात है भाई। ये आपकी बात थी, बताओ। परवीन शर्मा, अच्छी बात है यदि आप हमारी लाइव क्लास देखते हो और आपको ये सब क्लासें अच्छी लगती हैं तो। अच्छा भाई, मैं मेरी तरफ से अच्छा प्रयास करता हूँ, जितना हो सके उतना अच्छा प्रयास करता हूँ। अब आगे की परिस्थितियां पता नहीं कितनी अच्छा हो पाता है, नहीं हो पाता है, और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कुछ कमियां रह भी गई हैं तो। हाँ डन, निकिता कह रही ओके, ओके हो गया जी। थोड़ा सा मैं पीछे हट लेता हूँ, वैसे मैं हटा रहता हूँ, आप लिखने में व्यस्त रहते हो तो भी मैं बोर्ड से पीछे खड़ा होकर रहता हूँ, ये मेरी हैबिट का हिस्सा हो रखा है आजकल। हाँ ठीक है भाई। हाँ अगली बात पे हम चले, तो अब आपको इसमें क्या क्या समझ में आया। एक तो आपको और कुछ समझ में आए, ये तो आपको याद कर रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कब शुरू हुई, कितनी लंबी है, किन शहरों को जोड़ेगी, ये तो है ही है। इसके अलावा आपको यही पता होना चाहिए NH48 कहां से कहां जाएगा। तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, दिल्ली मुंबई चेन्नई आपका NH48 है जी। ठीक है जी। और NH16 मतलब ये भी उत्तर से दक्षिण रहेगा, तो ये चेन्नई से कलकत्ता जाता है। चेन्नई से कलकत्ता। अभी एक ये आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत काम की। ट्रिक नहीं, इसका जो मेथड है वही बताऊंगा, ट्रिक तो क्या कहेंगे आप। हाँ, NH19 कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा। अच्छा आपको याद होगा, आगरा टू दिल्ली जो है ना बाद में, वो NH44 है, NH44 है। इसका आगे का पार्ट वो है, वो NH44 के द्वारा कंप्लीट होता है। एक हमारा और बचा है। हाँ
एक हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा है, यहां श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, श्रीनगर को किससे जोड़ता है? कन्याकुमारी से। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है ये वाला। इस NH का नाम क्या है? NH44, NH44। और एक आपका यहां तक आ जाता है। हाँ, ये आपका NH27 जो असम के सिलचर, ये असम के सिलचर, इसमें शायद दिख नहीं रहा ना, दूसरा मैप हम काम में ले ले, चलो ठीक है, नहीं भी दिखे तो ये क्या फर्क पड़ता है। सिलचर से पोरबंदर तक जाता है ये, सिलचर से पोरबंदर, पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर तक जाता है। इसका नाम है NH27 और इसका नाम है NH44। ये लाइन थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, एकदम एग्जैक्ट हमने नहीं खींची है। हाँ, एग्जैक्ट हमने नहीं खींची है। रितु, तू तैयारी किसकी करती वो बताना एक बार फिर मुझे। जिस लेवल का मुझे कहा गया है उस लेवल में तो आपके सवाल बाहर जाने नहीं दूंगा। हाँ, अब आप किसी और की तैयारी कर रहे हो तो फिर वो अलग बात हो जाती है ना। उत्तर दक्षिण गलियारा, गलियारा को कॉरिडोर भी कहते हैं, कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर या गलियारा। ये आपका कौन सा कहां से कहां जाता है? यह भारत के श्रीनगर, भारत के श्रीनगर, भूलने लग गए भाई लिखना, भारत के श्रीनगर को किससे जोड़ेगा? कन्याकुमारी जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है। याद रखना इसका नाम क्या है? NH44, NH44, ठीक है। इसकी लंबाई बता रहा हूं मैं, एक बार पुनः ध्यान से सुनना। मैं उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई बता रहा हूं, न कि NH44 की। इसकी लंबाई आपकी 4016 किलोमीटर, 4016 किलोमीटर। किसी को बहम हो तो NCERT में जाके देख लेना, उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई 4016 किलोमीटर। जबकि आपको याद रखना है NH44 जो है ना, NH44 उसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर है। तो वो तो अलग बात है ना भाई, हर जगह NH44 ही थोड़ी जाएगा, इसका पार्ट और भी तो हो जाता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है रितु, टेंशन मत ले, रिलैक्स रहे। तेरे एक सवाल बाहर चला जाए ज्योग्राफी का तो मेरे पास आ जाना। हाँ, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर जो है भारत के श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा, इसका नाम NH44 है। और इसकी लंबाई जो है 4016 किलोमीटर उत्तर पश्चिम गलियारे की। और NH44 की लंबाई जो है वो 3745 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट्स जो होते हैं बीच में अलग भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है भी, अगली बात पे चले। पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, अच्छा ये सीधा सीधा आपको बता दूं, सिलचर, सिलचर कहां है? असम, असम से इसको जोड़ेगा पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात तक, NH27, NH27, सिलचर पोरबंदर NH27। ये आपका पूर्व पश्चिम गलियारा है, ठीक है। और इसके लंबाई है 3640 किलोमीटर,
36-40 किलोमीटर। आप NCERT की बुक में देख लेना, 12th क्लास की में एग्जैक्ट लिखा है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ ठीक है रितु, 36-40 किलोमीटर। और NH27 जो होता है उसकी 3507 किलोमीटर होती है। NH27 की 3507 किलोमीटर लंबाई होती है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं वो बाकी NH के भी इंक्लूड हो जाते हैं NH27 की। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि ये दोनों क्रॉस कहां करते हैं, क्रॉस, ये क्रॉस कहां करते हैं, झांसी नगर में, झांसी नगर यूपी में, झांसी नगर यूपी में। इसीलिए मैंने इनको घुमा फिरा के झांसी लेके गया था मैं, बाकी चीजें मैंने ध्यान नहीं करी, लेकिन झांसी नगर मैंने ध्यान जरूर किया कि झांसी नगर में जाए। ये दोनों आपस में क्रॉस कहां करते हैं, झांसी नगर यूपी में, ये दोनों झांसी नगर यूपी में क्रॉस करते हैं। आज के दिन की सबसे शानदार बात डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से आप इसको लिख लो, लिखते ही कर देंगे जल्दी। हाँ जल्दी बताओ, लिख दिया गया। अब कई बच्चों के दिमाग में रहता है सर इनकी भी शॉर्ट ट्रिक बताओ, सीक है, सीक, उत्तर दक्षिण सीक है, सी श्रीनगर एस से शुरू होता है, के उससे शुरू होता है। ऐसी शॉर्ट ट्रिक ने तो कोई काम की होती न बनानी चाहिए, के चक्कर में भी मत पड़ा करो। 5 बार आप देखो, श्रीनगर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर, याद हो गया, बात खत्म। क्या बताना है बताओ। हाँ अब मैं अगली बात पे चलूंगा और आपके साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत बेहतरीन बात, जिससे आपके अधिकांश NH के क्वेश्चन जो है वो अपने आप सोल्व हो जाते हैं, अपने आप, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत होती, एक्चुअल बात होती है। अच्छा, एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नवीनतम, नवीनतम अनुक्रमांक, अनुक्रमांक, हमें आज तक ये अनुक्रमांक अपडेट नहीं हुए हमारी बुकों में, जबकि 28 अप्रैल 2010 को जारी हो गए थे। 28 अप्रैल 2010 को जारी, 28 अप्रैल 2010 को ये अधिसूचना जारी हो गई थी। पहले हम लिखेंगे साउथ, नॉर्थ टू साउथ NH, ये हम करेंगे ईस्ट टू वेस्ट NH, ईस्ट वेस्ट NH, और नाउ नॉर्थ साउथ दोनों, उत्तर दक्षिण NH और ईस्ट वेस्ट। तो उत्तर दक्षिण में देखना आप, एक तो हमेशा याद रखना सम कर्मांक होता है, सम कर्मांक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे NH 2, 22, 44, 48, 88, ऐसे आपको ऐसे मिलेंगे, सम क्रमांक मिलेंगे। इनके आपके जो मिलेंगे वो मिलेंगे विषम, विषम क्रमांक होते हैं। इतनी सी बात आपको पता होती है तो बहुत सारी चीजें आपकी सुलझ जाती हैं। NH11, 27, 35, 49, 57, ऐसे इसको आप में, इसको NH जो विषम मिलेंगे, इवन ओड का मैटर होता है इसमें, करेक्ट बात है ये। और आप कोई भी एग्जाम में पहले का सवाल आया हुआ है और कोई NH पूछा है तो आप देख लेना उत्तर वाला सम या विषम में से करेक्ट आइडिया मिलेगा आपको। 3 सम मिलेंगे, 1 विषम मिलेगा, ऐसे ही मिलेंगे, आप देख लेना। क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप रट के उत्तर करो, वो चाहता है कि क्या आपको समझ है, हाँ बस आपकी समझ चेक करना चाह रहा था वो। दूसरी बात, दूसरी बात याद रखना, क्रमांक
पूर्व से पश्चिम बढ़ेंगे। बढ़ेंगे जैसे आप भारत में चल रहे हो तो आपको NH2 जो है, NH2 वो आपको अरुणाचल में ही मिल जाएगा। और आपको जैसे NH88 आ गया तो वो आपको एकदम इधर मिलेगा। मतलब ये NH2 इधर मिलेगा, NH88 इधर मिलेगा। तो आप एक आइडिया लगा लेना कि भारत में कोई भी ऑप्शन है वो पूर्व के कितना नजदीक है कितना पश्चिम है, इसके द्वारा आपको पता चल जाएगा। हाँ, अगली बात, इनका क्रमांक, इनका क्रमांक उत्तर से दक्षिण बढ़ता है। दक्षिण बढ़ता है। मान लो आपको दो नगर दे दिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल उधर के, और आपसे पूछा कि कौन सा NH मिलाएगा। एक ऑप्शन था NH11 मतलब 4 सॉरी 3, एक NH था मान लो NH7, तो दिक्कत हो जाए। लेकिन एक आए NH7, एक आए जैसे 11, एक आए 21, एक आए 27, तो पता ही सबसे ऊपर है तो फिर 3 वाला 5 वाला वही ऑप्शन होगा। तो आपको ऐसे पता चल जाता है। नीले रंग से, नीले रंग से मानचित्र पर, मानचित्र पर प्रदर्शित, तय रह गया भाई, प्रदर्शित किए जाते हैं, किए जाते हैं। और आप देख लेना NH44 आपका श्रीनगर और ये कन्याकुमारी, आप देख लो, ये दिल्ली, ये आपका मुंबई और ये आपका चेन्नई। NH48, 48 तो बिल्कुल कोई भी उत्तर से दक्षिण होगा वो इसी प्रकार चलेगा। और इधर वाले में हाँ, लाल रंग से मानचित्र पर प्रदर्शित किए जाते हैं। लाल रंग से मानचित्र पर प्रदर्शित किए जाते हैं जैसे NH27, ये आपके NH27 हो गया, NH27। सिलचर, पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट उत्तर से दक्षिण बढ़ेगा। हाँ, जम्मू कश्मीर वगैरह में आपको मिलेंगे NH1, NH3, NH5, NH7, NH9, NH11 जाके हमारे इधर आ जाता है राजस्थान तक। हाँ, ये आपकी कुछ चुनिंदा बातें थी। एक आपसे कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना क्या है। तो भारतमाला परियोजना में क्या, सड़क और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना है। ये पहले चरण में 2017 में शुरू की गई थी और 2022 तक इसे पूरा करना था। इस योजना में सड़कों के संपर्क में सुधार लाना, माल व यात्री आवागमन को बढ़ाना और आर्थिक गलियारे विकसित करना, ये भारतमाला परियोजना के काम थे। सड़क संपर्क में सुधार लाना, जैसे कोई एक सड़क दूसरे NH के बीच में कोई 2-5 किलोमीटर का टुकड़ा बचा है तो उसको जोड़ना, माल और यात्री आवागमन को ज्यादा बढ़ावा देना और आर्थिक गलियारे विकसित करना, ये सब है। देखो इनके क्रमांक कैसे बढ़ेंगे, इनके क्रमांक बढ़ेंगे जैसे ये वाला है, ये आपका होगा NH1, NH3, NH5, NH11, NH27, NH29, NH31,
NH33, NH51, ऐसे बढ़ेंगे। ये आपका श्रीनगर और ये आपका कन्याकुमारी। तो ऐसे ये आपके NH के क्रमांक बढ़ेंगे। इधर आप आ जाओ, ये जैसे NH2, NH4, NH6, NH8, NH22, NH44, NH48, NH60, NH62, NH80, ऐसे बढ़ेंगे। NH, NH, NH। अब बताओ क्या दिक्कत रह गई? अब बताओ भी क्या समस्या रह गई? ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल जब हम बात करेंगे तो आगे की चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे। ठीक है।